हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग क्लास 10 का वीकली टेस्ट है साइंस का। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग एग्जाम के लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाना है, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगी। तो चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और एक काम जरूर करना, आपके जितने सारे दोस्त है स्कूल में, ट्यूशन में, सभी को शेयर जरूर करना ताकि सभी को पता चले। जी हाँ दोस्तों, और अच्छे नंबर ला पाए। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी धाकड़ तरीके से करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं, फटाफट से उसका आंसर को भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है ना दोस्तों, एक तो उसकी लंबाई पर, कितना लंबा उस पर डिपेंड करता है, कितना वो मोटा यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इस क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। और ये पदार्थ किस चीज का ये तार बना हुआ है। ठीक है, लोहा का है, सोना का तार है, चांदी का तार है, तांबा का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, किस चीज का तार है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहता है। ठीक है, तो लोहा पर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि यश दलेपन बोलते हैं। ठीक है, क्या यश दलेपन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये भी कल मैंने आप लोग बताया था। ठीक है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई याद रखना और यहीं से सारे फॉर्मूला निकल जाएंगे। पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर पुट कर दोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, और आई की जगह पे अगर आप वी बटे आर पुट कर दोगे, आई इक्वल वी बटे आर होता है, तो वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। मतलब ये तीनों फॉर्मूला इसका सही है, ये तीनों फॉर्मूला। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर भी आपका सही है, वी आई भी सही है और वी स्क्वायर बटे आर भी सही है। बट आई आर स्क्वायर आप लोग का फॉर्मूला नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, यानी आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है। कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, तो भाई पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, बाकी कुछ उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बताया हुआ है, एक बार रिविजन कर लीजिए यार, बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोग एग्जाम में। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ठीक है, तो देखो 1 किलोवाट घंटा में जो होता है ना 3.6, आपको मैंने बताया शायद 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, व्यापारिक मात्रक। और 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 6 जूल। क्लियर है, समझ गया ना ये चीज, इतना जूल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो अच्छे से। अगला सवाल है कि दो चालक तार जिनमें प्रत्येक पदार्थ का लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। हमको पता है ऊष्मा का अनुपात क्या होता है, H1/H2 करेंगे तो हमारा आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी I1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये I2 स्क्वायर आर टी हो जाएगा, I2 स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है टी टी कट जाएगा, यहाँ से आपका आई इस पदार्थ धारा भी बोला श्रेणी क्रम में है। तो ठीक है, तो वहां से जब अनुपात इसका निकालोगे ना तो आएगा 4:1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 4:1, यानी कि ये हो जाएगा। क्योंकि वो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आर प्लस आर करोगे तो 2R हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व क्रम में करोगे तो R/2 प्लस R/2 करोगे यानी R/2 हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व क्रम में करोगे तो R प्लस 1/R प्लस 1/R करोगे तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दोनों का अनुपात निकालोगे, क्योंकि बाकी सब तो आपका कट ही जाएगा। जो है समान पदार्थ, यानी कि आपका किसी भी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2R होगा। ठीक है, तो इसका निकालोगे तो याद रखना 4:1। ठीक है, कभी सॉल्यूशन बताएंगे तो डिटेल में आगे बताएंगे, इससे पहले वाले वीडियो में ये सवाल मैं बता चुका हूँ। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो भाई ये टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता है। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो अगला सवाल जो है दोस्तों कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इस यंत्र किस यंत्र से मापा जाता है। तो देखो जो आवेश प्रवाह होता है ना, जो भी चार्ज बहता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा कैसे मापते हैं, तो बच्चा बच्चा बोलेगा एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जैसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और इसे आमीटर से मापा जाता है। किससे हम मापते हैं कि कितना धारा बह रहा है, कोई भी तार में, कोई भी परिपथ में कितना धारा बह रहा है, तो हमें किसका यूज से पता चलता है, आमीटर के यूज से। आमीटर का सुई दिखाता है कितना एम्पियर धारा उसमें बह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 ओम 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो क्या होगा, बस सीधा सीधा जोड़ दो, R=R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का। सभी को जोड़ दो, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, सभी को जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अगर पार्श्व में बोलता है इस चीज को तो आप करते हो 1/R1 1/2, सॉरी 1/1
प्लस 1/2 प्लस 1/3, फिर इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। देखो ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक बार एग्जाम पूछा जाता है। देखो क्या है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नहीं समझे? तो नियत ताप पर मतलब कह सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब तापमान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, एक नियत ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित मतलब कोई भी तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, इसके सिरों का जो बीच का विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, उसके समानुपाती होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है धारा भी बढ़ती है, ये धारा बढ़ती है तो विभवांतर बढ़ती है, एक दूसरे का मतलब है साथ में। तो इसे ही ओम का नियम बोलते हैं। इस नियम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। अब इसका सत्यापन भी बोला। ठीक है, तो ये सवाल लग रहा है तो ये तो 2 नंबर में आ जाएगा, लेकिन अगर इसका सत्यापन बोल देगा तो 10 दिए बढ़कर 5 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, सत्यापन आप लोग हम बता देंगे बाद में। प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न होने वाली जो अवरोध होगा ना, अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। फिर सुनो, विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न होने वाले अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा बह रही है, क्या धारा आराम से बह रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है? बिल्कुल रुकावट है। ठीक है, तो ये जो रुकावट होता है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और आप लोग देखेंगे कई बार तार गर्म हो जाता है, तो क्या प्रतिरोध के कारण ही तार गर्म, जिसका तार जितना ज्यादा उस तार उतना अधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है, विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न होने वाले अवरोध यानी जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोल रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित सिरों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा कारक पर निर्भर करता है? एक तो सबसे पहला चालक तार की लंबाई, कितना लंबा है उस पर अभी मैंने बता दिया। दूसरा क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर कि तार कितना मोटा है, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा मोटा तार तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ज्यादा पतला तार तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज क्या, पदार्थ की प्रकृति, मतलब ये चालक तार किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। समझ गए? अगला एक सवाल दोस्तों देखिए क्या है, आपको 9 वोल्ट की किसी बैटरी को दिया है 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम की प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया। देखो ये आप लोगों का एनसीईआरटी का एग्जांपल का सवाल है, अच्छे से देख लो। संयोजित किया गया है तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ साफ साफ बोला है क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपको पता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या, सब में समान विद्युत धारा बहती है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाए, देखो सबसे पहले ऐसा लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना, आर इक्वल टू R1 इक्वल टू भालो लिखना, R2 इक्वल टू लिखना, जो जो है सबको R5 तक लिखते हैं, क्योंकि टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 वो है। यानी उसके बाद लिखना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5 ऐसे लिख देना। उसका देखिए करके सभी का वैल्यू बढ़ देना। क्या, सबसे पहले 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 12 है। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये तो 12 है। इधर कितना, 5 4 9 9 10 11 12 12 13 14 14 मतलब 1.4 हो रहा है, 1.4 और उधर 12, यानी कि ये 13.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13.4। 13.4 ओम तो प्रतिरोध आया। ठीक है, आपको अब निकालना है कि विद्युत धारा कितना हो रहा है। तो आई इक्वल को पता है क्या होता है, V/R। सब क्योंकि सबके लिए समान होता है, तो V कितना है यहाँ पर, V 9 वोल्ट दिया है ना, तो यहाँ 9 वोल्ट दिया है, तो 9/R कितना है, 13.4। इसको भाग दोगे, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 0.67 एम्पियर। क्लियर है, समझ गए? बस इसी प्रकार के सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो अच्छे सारे सवाल को देख लो, एक भी सवाल मिस मत करना। अगर मिस कर दोगे भाई एग्जाम में भी टाइम टाइप फिस हो जाओगे। ठीक है, हाँ सभी दोस्तों को बताइए, पढ़िए अच्छे से तक एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।